हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे 2021 का पेपर। इससे पहले मैंने 18, 19, 20, 22 ये सब डाल रखे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक डाल दूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले बॉटनी करते हैं हम। विच आर द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइशियस? इनमें से कौन सा प्लांट मोनोइशियस है? अब आपको मालूम है मोनोइशियस माने मोनो मतलब वन, एंड माने होम। तो वन होम फॉर बोथ सेक्स ऑर्गन्स। तो इसका मतलब ये बोल रहा है बाईसेक्सुअल कौन कौन है। तो कैरिका पपाया, पपाया हमको मालूम है यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे रखा है, तो ये तो नहीं हो सकता। कारा, कारा आपने पढ़ा है कि न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल होते हैं, मतलब एंथ्रीडियम और उगोनियम होते हैं और एक ही बॉडी के अंदर है। ये आपकी क्लास 12 के चैप्टर 1 से है, जो कि इस साल कट गया है। ठीक है, वहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो इसका आंसर सेकंड कारा हो जाएगा। मार्केंशिया आप पढ़ते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, मार्केंशिया के 2 थैलस बने हुए, एक मेल और फीमेल। तो मतलब मेल अलग पे मिलता है, फीमेल अलग पे मिलता है, तो ये तो यूनिसेक्सुअल हो गया। साइकस, साइकस जो होता है साइकस डाइशियस होता है। पाइनस जो आप साइकस के साथ में पढ़ते हो, पाइनस मोनोइशियस होता है। तो यहाँ से आप ये याद कर लेना कि पाइनस मोनोइशियस है। ठीक है, तो आंसर सेकंड हो गया। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेचोरिटीज, मेचोरिटी में जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है वो कैसा दिखता है? सबको पता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। मान लो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। चलाजल एंड के 3 सेल्स हैं और 3 न्यूक्लियस है। फिर ये सेंट्रल सेल है बड़ा सा, इसके बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और फिर माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होता है। तो टोटल 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। इसी को आप बोलते हो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट, गेमा आर प्रेजेंट इन, गेमा आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए छोटे छोटे कप होते हैं जिनके अंदर आपके गेमा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये आपको मार्केंशिया के डायग्राम में प्लांट किंगडम में मिलेगा। तो ये आपको मार्केंशिया में मिलता है। मार्केंशिया इज अ लिवर वर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, सम लिवर वर्ड। नेक्स्ट, when the centromere is situated in the middle of the 2 equal arms, 2 equal arms है। मान लो ये सेंट्रोमियर है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये। अगर एकदम बिल्कुल सेंटर में और दोनों एग्जैक्टली सेम है साइज के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा दूर हो गया तो सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और दूर हो गया तो एक्रोसेंट्रिक, कॉर्नर पे आ गया तो टीलोसेंट्रिक। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा? मेटासेंट्रिक। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? इनमें से किस में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है? देखो मेटाफेज तो हो नहीं सकता, मेटाफेज में तो यहाँ पे अलाइन करते हैं, जिसको आप बोलते हो इक्विटोरियल प्लेट। तो सारे क्रोमोजोम यहाँ अलाइन कर जाते हैं, तो मेटाफेज तो हो ही नहीं सकता। एनाफेज और टीलोफेज, टीलोफेज में सारे क्रोमोजोम बिखर जाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं, ये भी नहीं हो सकता। आंसर एनाफेज है। ठीक है, अगर मैं माइटोसिस बात करूँ, माइटोसिस में एनाफेज में होता है। और अगर मैं मियोसिस की बात करूँ तो मियोसिस में मियोसिस 2 में होता है, मियोसिस 1 में नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस 1 में तो आपके होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट करते हैं। मियोसिस 2 में आपके, मान लो ये है एक क्रोमोजोम, इसका ये सेंट्रोमियर जो होता है बीच से टूटता है, और ये दोनों जो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहलाए जाते हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग या सेंट्रोमियर का टूटना या डिवीजन होना, दैट इज सीन इन मियोसिस 2 के एनाफेज। अगला, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। सॉर्गम के अंदर CO2 फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? सॉर्गम हम जानते हैं दैट सॉर्गम इज़ अ C4 प्लांट। ठीक है, तो अगर कोई C4 प्लांट है तो C4 प्लांट में 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है। 4 कार्बन का कंपाउंड कौन है इसमें से? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। चलो, सॉर्गम के साथ में आपने और एग्जाम्पल याद करेंगे, मेज़ हो गया, एमेरेंथस हो गया, शुगर केन हो गया, सॉर्गम हो गया। ये 4 एग्जाम्पल आप याद कर लेना, NCERT में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर फाउंडर इफेक्ट किस चीज़ की वजह से होता है? एक कॉन्सेप्ट है बेटा दी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में अंदर क्या होता है? मान लो एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई बंदे रह रहे हैं 2-4, ठीक है, बाई चांस यहाँ का कोई एक बंदा उठ के कहीं और चला गया, और मान लो वो वहाँ पे अपनी नई दुनिया बसा लेता है। ठीक है, तो ये बंदा जो यहाँ से उठकर यहाँ गया है, इसको तो हम बोलेंगे फाउंडर, जिसने जाके वहाँ पे अपनी नई दुनिया बसा ली है, और इस इफेक्ट को हम बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। हमेशा जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस ही होता है, हमेशा बाय चांस होगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन में चांस वर्ड हमेशा आता है। आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन आप जानते हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको पता है, नए जीन्स कंबाइन हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन आप ही जानते हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, जेनेटिक ड्रिफ्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, तो पहला है मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पजेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन। ये सरासर गलत है। सीव ट्यूब के अंदर अपना न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वो तो कंपेनियन सेल के कंट्रोल में चल रहे हैं बेचारे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर फर्स्ट तो गलत ही हो गया, सरासर गलत है, पर हम अपने तसल्ली के लिए बाकी भी पढ़ लेते हैं। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, बिल्कुल सेल के लास्ट में लिखा हुआ है। द पेरी न्यूक्लियस स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इसकी 2 मेम्ब्रेन है, और ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो ये 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। तो ये स्पेस इज एक्टिंग एज
मतलब वो एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ सामान और यहाँ से यहाँ सामान कैसे जाए उस हिसाब से। फिर बोल रखा है यहाँ पे बीच में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको आप न्यूक्लियर पोर्स बोलते हो। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है कि न्यूक्लियस से बाहर और साइटोप्लाज्म से अंदर आरएनए और प्रोटीन दोनों डायरेक्शन में चले जाए, तो दोनों डायरेक्शन की बात है, तो ये भी ठीक ही है। तो हमारा फर्स्ट गलत हो गया बिल्कुल। अगला है अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अमेंसिलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है, ये अमेंसिलिज्म है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो गया। अमेंसिलिज्म का एक एग्जांपल है जो बच्चों भूल जाते हैं, वो है स्टेफाइलोकोकस और तुम्हारा पेनिसिलिन वाला। या तो तुमको फ्लेमिंग जब काम करा था वो स्टेफाइलोकोकस के ऊपर काम करा था, स्टेफाइलो है, स्टेप्टो नहीं है। ठीक है, स्टेफाइलो पे काम कर रहा था और उसके बाद में वो प्लेट को ऐसे ही छोड़ के चला गया अपने स्टेफाइलोकोकस वाली। जब वो दूसरे दिन आया तो उसने देखा यहाँ पे एक फंगस ग्रो करी हुई थी और जहाँ पे फंगस थी ना वहाँ पे उसका स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर ही नहीं रहा था। फिर पता चला ये जो फंगस है इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम और इसने एक एंटीबायोटिक बनाया था दैट इज़ पेनिसिलिन, और वो पेनिसिलिन की वजह से बेचारा स्टेफाइलोकोकस जी नहीं पाया। तो इसका मतलब है पेनिसिलिन को तो पता ही नहीं लगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उस पर तो आया जीरो इफेक्ट, और स्टेफाइलोकोकस बेचारा मर गया तो उस पर आया नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। जब भी हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टैंडिंग स्टेट, और जब भी हम लिविंग चीज़ की बात करेंगे ना तो हम वर्ड यूज़ करेंगे क्रॉप। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, कटे हुए पार्ट से छोड़ सकते हो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स ग्रीन है, इनमें तो स्टार्च होगा। ग्रेसिलेरिया जो है ये रेड एल्गी है, इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, इसमें मिलता है हमको मैनिटॉल, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कॉम्पिटिंग स्पीशीज़ ने इवॉल्व कर लिया है अपने सर्वाइवल के लिए। हाँ कर लिया भाई, सामान बांट दो। अगर दो बंदे एक जगह पे बैठ के खाना खाएंगे, एक ही चीज़ खाएंगे तो लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो एक तरीका निकाला है दैट इज़ रिसोर्स पार्टिशनिंग। रिसोर्स पार्टिशनिंग में क्या होता है, जैसे मान लो एक जगह शेर रह रहा है और एक जगह लेपर्ड रह रहा है। मान लो शेर बोलता है मैं तो बड़े जानवरों को खाऊंगा, तो लेपर्ड बोलेगा ठीक है मैं छोटे जानवर खा लूँगा। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या सामान बांट लिया है कि भाई साहब ठीक है तू ये खा, तू खा, अब तू छोटे जानवर नहीं खाएगा, मैं तेरे मोटे जानवर नहीं खाऊंगा। तो ये अपना खाना देख रहा है, ये अपने खाना देख रहा है, इससे इन दोनों के बीच में लड़ाई कम हो गई। और ना दोनों बोलते कि ये बोलता कि मेरे को तो मोटे खाना है, जानवर खाना है, मुझे भी बड़े जानवर खाना है, दोनों मर जाएंगे फिर लड़ लड़ के। ठीक है, इसको रिसोर्स पार्टिशनिंग बोलते हैं। या फिर अलग अलग टाइम पे निकल के आए, मान लो 4 लोग जब साथ में खाना खाते हैं लड़के मर जाएंगे, तो फिर टाइम बांट लो, पहले तू खा, फिर तू खा ले, फिर तू खा ले, फिर तू खा ले। या फिर मान लो एक ही पेड़ पे सब लोग खाना खाने, बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो एक ये वाला पार्ट खा ले, एक ये वाला पार्ट खा ले, कोई सीड खा ले, कोई फ्रूट खा ले, कोई लीव्स खा ले, ऐसा कुछ कर लो यार। तो रिसोर्स पार्टिशनिंग जो है जिसके अंदर आप फॉरेजिंग या फिर फीडिंग की हैबिट चेंज कर लेते हो। ठीक है, कि यार तू कुछ और खा ले, मैं किसी और टाइम पे खा लूँगा, या तू कोई और पार्ट खा ले, वो है। तो दैट इज़ रिसोर्स पार्टिशनिंग। गाउस एक्सक्लूजन कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल रूल के नीचे लिखी हुई है ये बात। ठीक है, अगला जेनेरा लाइक्स लेजिनल एंड साल्विनिया प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर। बिल्कुल सही है, 2 अलग अलग तरीके के स्पोर बनाता है। डिफरेंट स्पोर है तो हम वर्ड यूज़ क्या करेंगे, हेट्रो। स्पोर है तो वर्ड यूज़ करेंगे क्या करेंगे, स्पोरस। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोस्पोरस। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म में लाइट को परसीव कौन कर सकता है भाई, लाइट को किसी भी फिनोमिना के अंदर परसीव करने वाला एक ही बंदा है हमारे प्लांट के पास में, और वो है तुम्हारी एक ही स्ट्रक्चर है एंड दैट इज योर लीफ। लीफ ही क्यों कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल को समझने की पोटेंशियल तुम्हारे, मतलब लाइट को समझने की पोटेंशियल तुम्हारे क्लोरोफिल के पास ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारी, लीफ। अगला, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। इसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। देखना 2021 में प्लास्टिसिटी से क्वेश्चन आया है डेफिनेशन से, और 2022 में इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया है। तो मतलब एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बस आगे पीछे से कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे उसके अंदर दे रखा है कि 2 कंडीशन है, या तो फेजेस ऑफ लाइफ, जैसे मान लो जैसे धनिया होता है, धनिया जब जुवेनाइल होता है ना तो उसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके पत्ते थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, ये तो फेजेस ऑफ लाइफ का हो गया। फिर आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब की हम बात करें, जैसे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि अगर कोई पानी में रहेगा, एक्वेटिक होगा, तो उसके पतले 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 पत्ते होंगे। ठीक है, डिफ्यूजन ईजी हो जाएगा, और अगर कोई पानी से बाहर रहता है तो बड़े बड़े पत्ते होंगे। तो ये इसको प्लास्टिसिटी आप बोलते हो। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल ये जो मैंने लीफ वाला बताया दैट इज़ हेट्रोफाइलस कंडीशन। नेक्स्ट, मैच द कॉलम करना है भाई हमको। सबसे पहले करें हम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच का वो डॉट है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम, ये हो गया, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, अरे हो गया ये तो सॉल्व यार, 3rd। ठीक है, 116 का हो गया 3। ठीक है, बाकी आप लोग मैच कर ही लेंगे, या करें अपन एक बार से कर लेते हैं। थाइरोइड क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये कर लो मैच। क्रिस्टे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की फोल्डिंग्स है, ए का हो गया 3rd। और सिस्टर्ने जो होते हैं गोल्जी के, वो ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट आए यार, ये कटा हुआ पोर्शन है, छोड़ दूँ मैं इसको। ठीक है,
ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है, याद तुमको तुम्हारी इच्छा है तो कर लेना यार, अदरवाइज याद करने की जरूरत है नहीं इसको, ठीक है। DNA स्टैंड ऑन अ जेल स्टेन विद इथेरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज, ठीक है। तुमको पता है ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड है। अब इसी टॉपिक से 2000 मैंने अभी 2022 वाला पेपर डिस्कस करा है, इसी टॉपिक से 2022 में एक क्वेश्चन आया है और इसी से 2021 में भी आया है, मतलब टॉपिक सेम रह रहे हैं लगभग, बस वो लाइनें ऊपर वाली पूछ लेता है, कभी नीचे वाली पूछ लेता है, कभी साइड वाली पूछ लेता है, कभी बाजू वाली पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one plant to stigma of a different plant which during pollination bring genetically different एक ही जगह पे आता है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आप जीनोगेमी करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन, इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो केराजिन प्रोड्यूस करती है? केराजिन तुम्हारी रेड एल्गी बनाती है, सही है। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब 2022 में ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि केराजिन कौन बना रहा है, बस वहाँ पे रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी ये वर्ड यूज़ कर रखा है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये तो बिल्कुल सही है। देखो बायोमास सी में क्या होता है, जो पानी वाली कंडीशन है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं नीचे, फिर होते हैं तुम्हारे जूप्लैंक्टन, फिर होते हैं तुम्हारी छोटी मछली और फिर होती है तुम्हारी बड़ी मछली। दिमाग नहीं लगाओगे ना तो भी समझ में आ रहा है कि जो बड़ी वाली मछलियाँ हैं उनका बायोमास ज़्यादा होगा हमेशा, जो छोटी वाली मछलियाँ हैं उनका कंपेरेटिवली कम हो गया। जूप्लैंक्टन इतू से जानवर है, उनका थोड़ा और कम हो गया। और फाइटोप्लैंक्टन के नाम पे तो डाई एटम डाईफ्लैजिलेट है, डाइनोफ्लैजिलेट, तो और ही कम हो गए। तो बायोमास हमेशा बड़ी मछली का ज़्यादा होगा, तो ऐसा पिरामिड को हम इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। तो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सी के अंदर बायोमास का पिरामिड उल्टा ही रहता है, ठीक। ये हमारा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट। अब ये बोल रहा है अपराइट कर दो, अपराइट करने का मतलब क्या? ये बोल रहा है बड़ी मछलियों का बायोमास कम हो जाएगा, हट कचरा, ये तो पूरा ही गलत हो गया, करेक्ट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एनर्जी का हमेशा ज़्यादा होता है। प्लांट जो कि एनर्जी फिक्स कर रहे हैं उनके पास हमेशा एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर तुम्हारे हर्बीवोर के पास, फिर ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर्स का हमेशा ज़्यादा होता है। ऑब्वियस ही बात है, ग्रास का नंबर हमेशा ज़्यादा ही होगा, फिर उसके ऊपर बैठे ग्रास हॉपर का नंबर कम ही होगा, फिर उसके ऊपर बैठे फ्रॉग का नंबर और कम होगा, फिर उसको खाते हुए स्नेक का और भी कम होगा। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी, ये तो हद ही मचा दी है, तो इस साल भी आया था, ठीक है, मतलब पिछले साल, ठीक है। इसमें आर क्या है? आर होता है रेस्पिरेशन लॉस। रेस्पिरेशन लॉस हमको पता है यार, ठीक है, कि अगर प्लांट ने कोई खाना बनाया है, प्लांट ने बनाया जीपीपी, वो थोड़ा बहुत खुद भी तो यूज़ करेगा, तो वो आर उसने खुद नहीं यूज़ करा और बाकी जो बचा हुआ है वो आगे वाले लेवल पे दे देता है, दैट इज योर एनपीपी। आंसर क्या आ जाएगा? रेस्पिरेशन लॉस। डायडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, दो स्टेमन वर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, जब तुम्हारे एंथर फिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं ना तो बंडल बन जाता है। तो ऐसे फिलामेंट जुड़ गए हैं और ये तुम्हारे एंथर है, तो अगर फिलामेंट जुड़ के एक बंडल बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनो, दो बनाते हैं तो डाई, बहुत सारे बनाते हैं तो पॉली। इसका एग्जाम्पल क्या था? चाइना रोज, पी एंड सिट्रस। तो डायडेल्फस का एग्जाम्पल क्या हो गया? पी। डन। नेक्स्ट, when gene targeting involves gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease। बीमारी ठीक कर रहे हो और जीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक करने को क्या बोलते हैं? थेरेपी। जीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो क्या बोलोगे? जीन थेरेपी, लगा दो भाई। अगला एनाटॉमी का क्वेश्चन है, कटे हुए पार्ट से क्वेश्चन है, मैं काट रही हूँ उसको, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम लोग सॉल्व कर लेना, मेरे को नहीं लगता तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, मैंने आंसर मार्क कर दिया। अगला, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो तुम गैमीट्स बनाते हो, जाइगोट्स बनाते हो, ठीक है, F1 और F2 के, वो कौन से डायग्राम में बनाते हो? प्यूनेट स्क्वायर किसने दिया था? रेजिनाल्ड सी प्यूनेट। कौन था? ब्रिटिश बंदा था, याद रख लेना भाई, ब्रिटिश बंदा था, जेनेटिसिस्ट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर? 1000 बार आ चुका है पीसीआर के करेक्ट स्टेप क्या? DAE, डी नेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। डी नेचुरेशन 90 के आसपास होता है, ये 60-70 के आसपास होता है, ना, ठीक है, याद रख लेना। डी नेचुरेशन कहाँ है ऑप्शन? ये रहा, आगे बढ़े। म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस बाय, ये स्ट्रैटेजीज का क्वेश्चन है, कटा हुआ है, गामा रेज इसका आंसर हो जाए, तुम छोड़ देना। नेक्स्ट, ये है काम की बात जो बच्चे शायद भूल गए होंगे, मुझे लगता है अब जल्दी जल्दी में। ये वो वाला पार्ट है जो आपके स्ट्रैटेजीज में, जो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है, ये पार्ट ना स्ट्रैटेजी से काट के इस साल बायोटेक में डाल दिया है। तो जब हमने क्लास में पढ़ाया तो हमने पढ़ाया ये चीज़, बच्चे अब भूल गए होंगे, ध्यान रखना, तुमको ये वाला पार्ट स्ट्रैटेजी से रिवाइज करना है क्योंकि इस साल बायोटेक में डाल दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। पहले प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जब तुम प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दो, वापस सुनना, प्लांट सेल से जब हम सेल वॉल हटा देते हैं तो बचता है प्रोटोप्लास्ट। हमने आलू का और टमाटर का प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करा के एक स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज़ पोमेटो,
तो पोटैटो प्लस टमाटो गिव्स यू पोमैटो। चला नहीं भाई, ये बकवास है। ए का आंसर हो गया सेकंड, मिल गया, ठीक है। फिर आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जिसमें आप टिश्यू के कुछ सेल्स वगैरह निकाल लेते हो, फिर वो हर सेल से आप नया इंडिविजुअल तैयार करते हो, दैट इज़ टोटीपोटेंसी, जिसमें आप किसी भी रैंडम सेल से, अनडिफरेंशिएटेड सेल से नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेते हो। मेरिस्टम कल्चर, आप मेरिस्टम को ही क्यों यूज़ करते हो टिश्यू कल्चर में? क्योंकि मेरिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइड करता है, तो उधर इन्फेक्शन यूजुअली होता ही नहीं है। तो हमेशा वायरस फ्री प्लांट अगर तुमको चाहिए तो मेरिस्टम का कल्चर उठाओ। तो सी का क्या हो गया? फोर्थ। फिर माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें आप एक ही प्लांट के कुछ टिश्यूज से या कुछ सेल्स से बहुत सारे प्लांट बना लो, तो सारे सेम दिखेंगे, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही नहीं है, तो दे आर गोइंग टू अपीयर एज क्लोन्स, तो इनको हम सोमा क्लोन्स बोलते हैं। डन। अगला, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। जब आप चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हो तो क्या चीज़ प्रेसिपिटेट होती है? देखो यार, तुम पानी डालते हो जब डीएनए आइसोलेशन करते हो, तो पानी में ना तुम्हारा डीएनए घुल जाता है। ये बहुत बड़ा इशू हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या पानी है क्या क्या है, ठीक है। तो फिर हम उसमें लास्ट में इथेनॉल डालते हैं, ठंडा ठंडा। वो इथेनॉल जो होता है वो क्या करता है? तुम्हारे डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है। तो तुम्हारा मान लो अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो उसमें तुमको डीएनए अलग से ही तैरता हुआ सफ़ेद रंग का दिखेगा। फिर हम उसको स्पूल आउट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। डन। नेक्स्ट आता है ये, अब डीएनए से डीएनए बनाना, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो ए तो हो गया रेप्लिकेशन, ए हो गया रेप्लिकेशन, ए हो गया रेप्लिकेशन। बी, डीएनए से एमआरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से डी, एमआरएनए से डी, डी तो प्रोटीन है, तो डी ढूंढ लो, प्रोटीन कहाँ है? डी है प्रोटीन, डी है प्रोटीन, क्या कचरा है। एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, दैट इज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन मिल गया थर्ड। तो 131 का हो गया थर्ड। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। इनमें से कौन सा पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है? यार पीसीआर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमको एम्पलीफाई कराना है चीज़ों को, ठीक है। मतलब मान लो तुम्हारे पास डीएनए की एक कॉपी है, तो हमको बिलियंस कॉपी बनानी है, तो हम पीसीआर यूज़ करते हैं, ठीक। पहला मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब बीमारियाँ पहचानने के लिए। बिल्कुल सही है, तुमने अभी कोविड में आरटीपीसीआर कराया, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में तो हेल्प करता ही है, तो सही है। जीन एम्पलीफिकेशन, अभी मैंने बोला अगर तुम्हारे पास एक कॉपी है, तुम एक की बिलियंस ऑफ कॉपीज़ एम्पलीफाई कर सकते हो नंबर, तो ये भी कराते हैं। अगला, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। प्रोटीन कैसे आइसोलेट कराओगे? प्रोटीन के लिए प्रोटीन फैक्ट्री चाहिए, तुम्हारे पास है ही नहीं भाई। यहाँ पे तुम सिर्फ जीन के साथ खेल रहे हो, जीन के सीक्वेंस के साथ में डील कर रहे हो, तो तुम्हें प्रोटीन का तो कोई कुछ नहीं पता चलेगा। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, हाँ हम जीन का सीक्वेंस तो पता कर ही रहे हैं, तो अगर जीन में गड़बड़ होगी तो पता चली जाएगी यार, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। यार ये मैं हटा देती हूँ कहीं तुमको कन्फ्यूजन ना हो जाए, आंसर थर्ड जाएगा, ठीक है। डन। आगे बढ़े। 132 133। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड। फील्ड के अंदर 2,4-D यूज़ करते हैं यार, हम ये सब जानते हैं। सेलेक्टिव वीड के लिए होता है, सिर्फ डाइकॉट की वीड को मार देता है, ठीक है। अगला आता है ये, चलो यार एनाटॉमी के क्वेश्चन तो। सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं वो क्या? मेरिस्टेमेटिक। ए का क्या हो गया? सेकंड। अरे वाह। टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर, सारे जब सिमिलर होते हैं तो उसको हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं, तो बी का हो गया फोर्थ। टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू से हमारे एग्जांपल है वेस्क्यूलर टिश्यू, दैट इज योर जाइलम एंड योर फ्लोएम, तो सी का हो गया 1। डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन, उसका हो गया स्क्लेरिटी, सही है। नेक्स्ट आता है 135। 135 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं बेटा जी जिनका काम धाम हमको पता नहीं है, मतलब प्लांट के अंदर फिजियोलॉजी में या क्या कर रहा है वो हमको नहीं पता, पर वो हम उससे पैसा बना सकते हैं, तो उनका इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मॉर्फिन, कोडेन, ये तो एल्केलॉइड है, ये तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, भाई इनका हमको काम पता है, ये अगर अमीनो एसिड और ग्लूकोज की दिक्कत हो गई तो दिक्कत ही हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। विन ब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, दीज आर योर मेडिसिनल चीज़ें, और ये रबर गम्स तो है ही। अगला, तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया बॉटनी का। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 10 सवाल करने होते हैं, हम एक बार 15 के 15 सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, बिल्कुल लास्ट में तुम्हारे लास्ट वाले फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स पे आता है ऑक्सीजन, और वहाँ से तुम्हारा प्रोटॉन उठा लेता है, इलेक्ट्रॉन उठा लेता है और पानी बन जाता है, ये तो सही है। इन ETC 1 molecule of NADH give rise to 2 ATP molecule. Hut 1 NADH2 here gives you 3 ATP and 2 FADH2 here gives you 1 ATP. नहीं, FADH2 gives you 2 ATP. मतलब एक NADH2 से आपको 3 ATP मिलते हैं और एक FADH2 से आपको 2 ATP मिलते हैं। ये तो गलत हो गया भाई, उल्टा लिख दिया इसने।
ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, हाँ कॉम्प्लेक्स 5 में F0 F1 पार्टिकल होते हैं, उसी से बनता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोटोन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है जिसकी वजह से प्रोटोन ग्रेडियंट होता है रेस्पिरेशन में। और प्लांट्स के अंदर जो केमियोस्मोसिस था वहाँ पे लाइट एनर्जी जो होता है वो प्रोटोन ग्रेडियंट बना देता है तुम्हारा। सही है। 136 के आगे बढ़े। ओके ये बोल रहा है, अरे यार ये तो उसका क्वेश्चन है नाइट्रोजन साइकिल का, पर यार ये तुम ना लर्न कर लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन माइक्रोब से भी बन सकता है और ये वाला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी बन सकता है। ठीक है, तो हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। राइजोबियम तो सबको पता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो बी का तो हो गया फोर्थ, ये लो भाई बी का फोर्थ है। मैंने आंसर मैच कर दिया, तुम लोग एक बार इसको रट लेना, ये लर्न करने वाला पार्ट है। ठीक है, अगला फ्लोरल फॉर्मूला, ये है बढ़िया बातें। सबसे पहले 1 + 2 + 2, ये तो सिग्निफिकेंट है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये तुमको 5 पत्ते मिलते हैं, एक बड़ा है 2 छोटे हैं फिर 2 अंदर वाले, ये तुमको मिलता है फेबेसी में। मटर ए का हो गया थर्ड। फिर ये हो गया तुम्हारा 3 + 3, ये ट्राइमेरस कंडीशन है, ये तुमको किस में मिलती है लिलियेसी, तो सी का हो गया सेकेंड, बिल्कुल सही। 2 + 2 4, ये कौन सी कंडीशन है टेट्रामेरस कंडीशन, ये मिलती है ब्रेसिकेसी में, तो डी का हो गया 1 और बी का हो गया फिर 4 पेंटामेरस कंडीशन है। इसको ऐसे ही सॉल्व करा करो, देखने मत बैठ जाओगे हाँ 1 + 2 + 2 क्या है, इतना पता होना चाहिए। 1 + 2 + 2 ये तो वो वेक्सिलरी एस्टाइवेशन है, वेक्सिलरी फेबेसी में मिलता है। ठीक है, ये वाली ट्राइमेरस कंडीशन है, 3 आ रहे हैं ना, तो ये तुमको लिलियेसी में मिलता है। ये 4 का मल्टीपल है तो ये तुमको ब्रेसिकेसी में मिलता है, सीधा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन कैपिंग मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3' एंड 5' एंड, ये तो गलत है, करेक्ट बताना ना। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। अगर उसे शुरू करवाना है तो वो सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करता है, और अगर उसे बंद कराना है तो वो रो फैक्टर के साथ बाइंड करता है, सही है। द कोडिंग स्टैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए, नहीं, कोडिंग स्टैंड इज नॉट कॉपीड टू एन एमआरएनए, टेम्पलेट स्टैंड इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। ठीक है, ध्यान रखना, कॉपीइंग का मतलब है रीड करा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके जैसा डिट्टो कॉपी हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉपीइंग का मतलब ये तो नहीं है कि डिट्टो वैसा कॉपी हो रहा है, क्योंकि कोडिंग स्टैंड और एमआरएनए जो होता है उनका कोड तो सेम ही होता है ना। तो कहीं तुमको ऐसा ना लगे कि कॉपीइंग तो बोल रहा है तो कोडिंग और एमआरएनए सेम ही तो होते हैं, कॉपी तो है, ये वो लाइन नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है कि किसको कॉपी किया जा रहा है, बोले तो कॉपी करने का मतलब है रीड किसको कर रहे हो, तो तुम टेम्पलेट को रीड करते हो, तो यहाँ पे कोडिंग स्टैंड की जगह टेम्पलेट आएगा, तो गलत हो गया। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है, इंट्रॉन एक्सॉन ये होना, तो इंट्रॉन एक्सॉन ये तो यूकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, 140 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ 2 सेल नहीं 2 न्यूक्लियस होना चाहिए था। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें मैंने कुछ समझाने का ही नहीं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, अच्छा डेड एंड डिकेइंग खाते हैं सेप्रोफाइट। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शीट सेल नहीं होता, हेटेरोसिस्ट होता है, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या जा रहा है अपना, करेक्ट बताना है ना, सेकेंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं, सब्सिडरी नहीं है, और अगर ये सेल्स में पानी होता है तो पत्ता खुला है, और पानी नहीं होता तो पत्ता कर्ल कर जाता है। इन डाइकॉट लीव्स वेस्क्यूलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, कंजक्टिव टिश्यू नहीं होता, कंजक्टिव टिश्यू तो उनके बीच का टिश्यू है। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, हाँ फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये जाइलम फ्लो में, ये जाइलम फ्लो में, तो ये मेडुलरी रेज है, इनके कुछ सेल जो होते हैं वो कैम्बियम बना लेते हैं, और इनका तो है ही कैम्बियम, तो ये दोनों इन दोनों के कैम्बियम को क्या बोलोगे आप, इंट्राफेसिकुलर, और इन दोनों के बीच में जो उसको क्या बोलोगे, इंटरफेसिकुलर, ये बिल्कुल सही है। 141 का 3। अगला, बाकी मैं पढ़ नहीं रही हूँ यार। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेज इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए। देखो हम ना जब हमारे डीएनए का वो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे ना, तो हमको 2 पीक मिलती है, एक तो बड़ी पीक और बाकी छोटी पीक्स। ये जो बड़ी पीक है ये तो बल्क डीएनए की है, जो लगभग सबका सेम ही है, लेकिन ये छोटी वाली पीक है ये रेपिटेटिव डीएनए की, जिसमें रेपिटेशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरे अंदर 10 रेपिटेशन है किसी चीज़ के, आपके अंदर 15 हो 20 हो, ठीक है, इसके अंदर डिग्री होती है पॉलीमॉर्फिज्म की, बोला तो ये सबका अलग होता है, तो हम इसको डिटेक्ट करते हैं, जितना अलग वो बंदा उतना ही अलग है उससे, ठीक है। तो ये रेपिटेटिव डीएनए है, जिसमें 2 आते हैं तुम्हारे, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट।
इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन्स रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। अब कुछ किसी में तो 30 मिनट्स के रिलीज में ही थी, जैसे वीट राइस सीरियल वगैरह हो गए, और किसी में महीनों में थी, उसमें 3 फैमिली दे रखी थी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी, RLS या SLR जो भी याद हो, तो 4th हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही है, नॉन साइक्लिक में दोनों बनते हैं, क्योंकि नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों काम करते हैं, ठीक है, और जो हो गया सही है। स्ट्रोमा लेमिले हैव PS1 एंड ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। बिल्कुल सही है, स्ट्रोमा लेमिले में PS1 ही होता है और उसमें NADP रिडक्टेज नहीं होता, इसीलिए तो वहाँ पे सिर्फ ATP बनता है और NADPH2 नहीं बन पाता। ग्रेना लेमिले हैव बोथ PS1 एंड PS2। बिल्कुल सही है, ग्रेना लेमिले बोले तो थाइलाकोइड, उसके अंदर PS1 PS2 दोनों होते हैं, तभी तो वहाँ पे नॉन साइक्लिक चलता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1। साइक्लिक में दोनों PS1 PS2 नहीं होता, सिर्फ PS1 होता है, तभी तो ये स्ट्रोमा लेमिले में होता है वो। 144 का क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ये बहुत बार आ चुका है भाई, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 2 जो होता है वो बनाता है आपका HNRNA, दैट इज प्रीकर्सर ऑफ mRNA। RNA पॉलीमरेज 1 बनाता है आपका 28, 18 और 5.8, और RNA पॉलीमरेज 3 बनाता है आपका tRNA, 5sRNA एंड SNRNA, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन NT इज इक्वल्स टू N0 ERT, व्हाट इज E, द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। अब देखो इन्होंने क्या किया, द बेस ऑफ नंबर लोगैरिथम। अब जब ना मतलब आप जब उस माइंडसेट में रहते हो ना, तो हम नंबर को ना जो पढ़ना चाहते हैं ना वही पढ़ते हैं, फिर नंबर को हम नंबर की जगह नेचुरल पढ़ के फिर इसको टिक करके चले जाते हैं बहुत बार। तो ध्यान रखना, नंबर नहीं है, नेचुरल लोगैरिथम है, एक चीज़ को दोबारा पढ़ना है हमें। आगे बढ़े। नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेड जीन। प्रोब की कहानी है। प्रोब क्या होता है समझो। मान लो तुम्हारे पास में एक सेल है, ठीक है, और इस सेल का सीक्वेंस है ATGC C, ये सीक्वेंस है मान लो, ठीक है। अब तुमको ना इसकी कॉपी बनानी है। मान लो तुम यू वांट टू मेक 1000 कॉपीज ऑफ इट, तो तुम क्लोन्स बना रहे हो उसके, ठीक है। तुमको ये पता लगाना है कि मैंने जो क्लोन्स बनाया उसमें ATGCC यही सीक्वेंस है ना, या कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया। तो इसके अंदर म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने के लिए तुम प्रोबिंग यूज़ करते हो। अब प्रोबिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज़ ATGCC, हम इसका ना कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, TACGG, करेक्ट। ये हमने तैयार करके रख दिया और इसको वो रेडियो एक्टिवली लेबल कर देते हैं। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, इसको हम प्रोब बोल रहे हैं, जिसको हमने रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। क्यों कर दिया? अब हमने जितने भी क्लोन्स बनाए ना, हम सारे क्लोन्स के अंदर ये प्रोब डालते हैं, ठीक है। हम ये प्रोब क्यों डाल रहे हैं, हमको ये चेक करना है कि हमारे जो क्लोन्स है उसके अंदर सीक्वेंस यही है ना, या इसकी जगह ATGC की जगह ATACC तो नहीं हो गया, कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया। तो हम इसको इसके अंदर डालते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, हमने अगर कोई सीक्वेंस डाला है और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस समझ के डाला तो बॉन्डिंग होनी चाहिए थी। तो कायदे से इस TACGG को जाके ATGCC के साथ में जुड़ जाना चाहिए था। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो चमकता हुआ दिखता है तुमको तुम्हारी प्लेट जो फिल्म है, ठीक है। पर क्या अब ये जाके जुड़ेगा इसके साथ, क्योंकि ये तो जाके किसके साथ जुड़ रहा है, इस वाले के साथ, और इस वाले के साथ जुड़ ही नहीं पाता है क्योंकि ये तो म्यूटेट हो गया। तो अब यहाँ पे A आ गया, A के साथ कौन जुड़ता है, T जुड़ता है, यहाँ पे क्या है, C है, तो जुड़ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर म्यूटेशन हो जाता है ना तो बाइंडिंग नहीं होती, और अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो तुमको ऑटोग्राफिक जो फिल्म है उस पर कुछ दिखेगा नहीं। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो बाइंडिंग होती है प्रोब से। अगर म्यूटेशन हो गया है तो बाइंडिंग नहीं होगी और ऑटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। और अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो बाइंडिंग भी होगी और ऑटोग्राफिक फिल्म के भी चीज़ें दिखेगी। डन। देखो इसने बोला म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर्स। पार्शियली अपीयरेंस जैसा कुछ सीन ही नहीं है। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफिक फिल्म पे क्लियरली दिखता है, म्यूटेटेड जीन तो नहीं दिखता ना यार। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज़ नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट। बिल्कुल सही है, ये आंसर जाएगा अपना, ठीक है। आगे बढ़े। मैच द कॉलम। ओके, प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, A का फोर्थ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें होता है डबल बॉन्ड, B का 1। न्यूक्लिक एसिड में होता है फॉस्फोडाइस्टर, C का 2। पॉलीसेकेराइड में होता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, D का 3। डन। 140 हो गया। 149। चलो भाई, आ गया तुम्हारा फेवरेट चैप्टर, एस फेज, DNA रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, A का 4th। क्वेश्चन को मैच कर दे पहले। C का सेकेंड, इनएक्टिव फेज, C का सेकेंड हो गया, आंसर मिल गया भाई हमको, ठीक है। फिर आगे G1, अब ऑर्डर लिख लें, G1 S G2 और M।
तो हम G1 को मैच करेंगे, आंसर तो मिल ही गया है। G1 को मैच करेंगे हम D को थर्ड से, D को हम थर्ड से कर रहे हैं। ये बोल रहा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ऑब्वियस ही बात है, ये देखो ये माइटोसिस है, ये DNA रेप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है G1। तो इन्होंने यही तो बोला, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसमें होता है G1। डन। चलो आगे बढ़े। आखिरी क्वेश्चन है, प्लाज्मिड PBr 322 हैज़ PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। ठीक है, ये प्लाज्मिड है और यहाँ पे PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है मान लिया। और कहाँ पे, कौन से जीन के अंदर है, एम्पिसिलिन के अंदर। ठीक है, अब तुमने इस एंजाइम से कट करवा के तुमने एक नया जीन डाल दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एंजाइम लेकर आए तुम PST1, तुमने यहाँ पे कट करवा दिया और कट करवा के तुमने यहाँ पे डाल दिया अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की वजह से तुमने यहाँ पे कट मारा था और कट मारने की वजह से तुमने तुम्हारे एम्पिसिलिन की बैंड बजा दी है। ठीक है, तो ये बेचारा प्लाज्मिड पहले एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट था, मतलब आप इसमें एम्पिसिलिन डालोगे ना तो ये मरेगा नहीं, बच जाएगा। अब तुमने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, इसके एम्पिसिलिन को तुमने काट दिया है तो उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खो गया है। अब अगर तुम एम्पिसिलिन डालोगे तो मर जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू दिस होस्ट सेल। बिल्कुल सही है, होस्ट सेल को ये कैसे देगा रेजिस्टेंस, तुमने तो एम्पिसिलिन पे खुद ही कट मार दिया है। ठीक है, तो 150 का 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट भाई बॉटनी हो गई है, जूलॉजी शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। गलत क्या है, एल्केलॉइड कोडेन, हाँ मॉर्फिन और कोडेन एल्केलॉइड है। टॉक्सिन है एब्रिन और राइसिन, तो ये तो सही है। लेक्टिन कॉन्केनेवलिन वे, ए सही है। ड्रग्स में हमारे पास कुर्क्यूमिन और विनब्लास्टिन था, राइसिन तो टॉक्सिन है, ये गलत हो गया। कलर अच्छा लग रहा है यार ये। ठीक, द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोजोम्स इन ईच सेल। हर सेल में 8 क्रोमोजोम है। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 पे 8 है, तो बोल रहा है S पे क्या होंगे। भाई S के एंड में ना, मान लो अगर क्रोमोजोम का कंटेंट, DNA कंटेंट अगर 2C है तो वो 4C हो जाएगा, लेकिन अगर क्रोमोजोम का नंबर 8 है तो वो 8 ही रहता है। मतलब S फेस के बाद में क्रोमोजोम नंबर तो हमेशा सेम रहेगा, बस DNA कंटेंट डबल होता है। तो अगर 8 थे तो 8 ही रहने वाले हैं। ठीक है, 152 का क्या हो गया आपका 1। डन, आगे बढ़े। हाँ, ये है एनिमल किंगडम का क्वेश्चन। आई हेट एनिमल किंगडम। मेटामेरिज्म बोले तो वो मेटामस रिंग्स मिलना, और वो रिंग्स मिलती है तुमको अर्थवॉर्म एनलिडा, ए का थर्ड। केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम, पोरीफेरा, बी का फोर्थ हट। कॉम्प्लेट, टीनोफोरा, सी का सेकेंड। मिल गया आंसर। चलो 153 का 3। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। वासेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, सी का सेकेंड। अरे रॉम शिट, ये तो इसी से हो गया। ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, डी का हो गया 4। आईयूडीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड वॉल्स, ए का हो गया 1। अरे यार क्या फर्जी सवाल था ये, 2। नेक्स्ट, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ DNA मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इंडिया। भाई चार्गा फ्रू लगा देते हैं। चार्गा फ्रू बोलता है A = T, G = C। ठीक है, तो अगर A है 30 तो T भी क्या हो गया 30। देखो T 30 का है, ये लो। ठीक है, मिल गया। तो ये दोनों ने मिलके 60 बना लिया, 100 ही होते, 40 बचे। तो अब G और C को तुमको 40 में बांटना है, 20-20 दे दो दोनों को, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा RNA नहीं चाहिए। भाई ये तो चाहिए, mRNA को रीड करके ही तो बना रहे हैं हम प्रोटीन, तो ये तो चाहिए। tRNA, अमीनो एसिड कौन लेकर आएगा अगर tRNA नहीं होगा, तो ये भी चाहिए। RNA तो खुद राइबोसोम में बैठा है, और राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, ये भी चाहिए। ऐसा ही RNA तो तुमको जीन इंटरफेरेंस में चाहिए, साइलेंसिंग के अंदर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD। कॉपर टी कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर 7 भी कॉपर रिलीजिंग है, मल्टीलोड भी कॉपर रिलीजिंग। LNG 20 जिसमें लेवेनो ऑर्गेस्ट्रॉल ऐसे करके एंजाइम, वो तुम्हारे इसका हार्मोन का नाम है, सिंथेटिक फॉर्म में, ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सक्कस एंटेरिकस, काट दो इसको। सक्कस एंटेरिकस इज इंटेस्टाइनल जूस, कटे हुए पोर्शन से। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस। मैं ना पहले बहुत कंफ्यूज होती थी डिस्ट्रॉफी में और ग्रेविस में, तो अगर आप भी होते हैं तो एक बार अभी जाके इसको NCERT से वापस रिवाइज कर लो। ठीक है, गाउट के अंदर तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, आर्थराइटिस के अंदर तुमको इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, चलो। विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। ठीक,
सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही है, सी पेप्टाइड कचरा थी, फंक्शनल नहीं बना रही थी उसको, तो हमने सी पेप्टाइड को हटा दिया। द सी पेप्टाइड द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ सी पेप्टाइड, नहीं भाई कचरा थी तो हम क्यों बनाएंगे सी पेप्टाइड, हमने तो लिया ही नहीं था। द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड, सही है। अब ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, बिल्कुल सही है। तो हमारे आंसर सही क्या क्या है, ए है, सी है और डी है, ए सी डी है क्या ऑप्शन में है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्कीडे, मस्कीडे और मस्का डोमेस्टिका इज अ हाउस फ्लाई। 162, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription। ट्रांसक्रिप्शन इकलौता एक ही एंजाइम से चल रहा है और वो है तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आप डीएनए को रीड करके आरएनए बनाते हो, तो तीनों काम ये अकेला ही कर लेता है। अब इसको कुछ फैक्टर चाहिए, शुरुआत के लिए तुम इसको सिग्मा फैक्टर दे दो, खत्म के लिए तुम इसको रो फैक्टर दे दो, काम बन जाएगा इसका। इलोंगेशन ये अकेला ही कर लेता है बिना किसी फैक्टर के, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स, ये है बाहर से क्वेश्चन, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स मिलेंगे तुमको जोना पेलिसिडा में, रिसेप्टर्स का नाम है ZP3 प्रोटीन, ये एक्रोसोमल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है, ग्लाइकोप्रोटीनिशियस रिसेप्टर है, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीनिशियस, इसको लर्न कर लेना यार, एनसीईआरटी से बाहर है। 163 का 4। 164, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चाहे डीएनए का डुप्लीकेशन हो, दोनों का डुप्लीकेशन एस फेज में ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स बोले तो बर्ड की बात कर रहा है, उड़ने का है उसको, तो उसने वेट अपना कम कर दिया न्यूमेटिक बोन डाल के। न्यूऑफ्रॉन इज वल्चर, हेमीडेक्टाइलिस तो वो है क्या बोलते हैं छिपकली, मैक्रोपस मैमल, मैमल, न्यूऑफ्रॉन हो जाएगा आंसर। डन, आगे बात करते हैं। एथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फंक्शन प्रोड्यूस बाय, एथ्रोपोएटिन आता है किडनी से, पेनक्रियाज, एडिनोइड, बोन मैरो, किडनी। मैच द कॉलम, पिंगटाडा पर्ल ऑयस्टर, डी का 1, अरे वाह। एनसाइक्लोस्टोमाइज हुकवर्म, सी का 4। लिम्युलसिस लिविंग फॉसिल, बी का 3 हो गया भाई। पाइसेलिया स्पॉटिकस मैन ऑफ वॉर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, अगर हाई टेम्परेचर नहीं दोगे शुरुआत में तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड, भाई हाई टेम्परेचर पहला स्टेप है, अगर तुम हाई टेम्परेचर नहीं दोगे तो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए कभी सिंगल स्टैंडर्ड होगा ही नहीं, और अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होगा तो तुम कहाँ तो प्राइमर रखोगे, कहाँ एक्सटेंशन कराओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन ही नहीं होगा, अगर टेम्परेचर नहीं दोगे तो चीज़ें डीनेचुरेट नहीं करेगी। डीनेचुरेशन मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड होना, क्यों, क्योंकि बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल, द मसल्स हैव नो स्ट्राइशन, सही है, तभी तो स्मूथ बोला है। दे आर इन्वॉल्ट्री मसल, बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकेलेटेड डिस्क, भाई साहब इंटरकेलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स में होती है ताकि वो इम्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया ट्रांसमिट कर सके। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये भी ठीक है, आंसर 3rd। नेक्स्ट, द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन में आता है वी गर्ल, वी फॉर वैक्यूल, जी फॉर गोल्जी, ई आर लाइजोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया हटा दो, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दो, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दो, आंसर 2nd। 170 का 2। एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक एसिड, नहीं सिट्रिक एसिड सॉरी, ए का 3rd, अरे वाह। एसिडोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड 1st। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालियम, ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। कितना ऑब्वियस है यार, इनको ये हटा देना चाहिए था नाइजर और एसिटाई, तब मज़ा आता थोड़ा, ब्यूटाइलिकम भी। चलो, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है, बीमारी को जल्दी पता लगाना है तो हमको उसका पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन के लिए तो एलाइजा करना पड़ेगा भाई, और किसी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। 172 का 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉकरोच, रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट, अच्छा मिडगट हाइंडगट। हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट, सही है। इन फीमेल 7th 9th स्टर्ना टुगेदर फ्रॉम द इंटरकोर्स, सही है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बेयर्स एंड पेनल ऑफ इनर सर्काइस, सही है। आंसर क्या जाएगा, 1 ही जाएगा यार। नेक्स्ट, पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, हाँ किसी से भी ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इनके घर पे गुंडे नहीं बैठे जो लड़ाई करेंगे, गुंडे होते हैं एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी है ही नहीं तो लड़ेगा कौन, कोई भी आ जाओ भाई, हमको क्या फ़र्क पड़ना है, तो एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो दे डू नॉट हैव एंटीबॉडी, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी-A एंड एंटी-B, डन। नेक्स्ट, डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन, काट दो इसको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट बताओ।
मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस, मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन पॉलिप मेडुसा वाला. इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेड, सही लग रहा है मेरे को. राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही है. कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, बिल्कुल सही है. बी सी ई मिल रहा है मेरे को आंसर 176 का 4. नेक्स्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, दोनों हेट्रोजाइगस है, मतलब HbA-HbS क्रॉस्ड विद HbA-HbS. ठीक है, बताओ कितने बच्चे बीमार होंगे. इधर बना AA, इधर बना AS, इधर बना AS, इधर बना SS, यही तो बीमार हो रहा है. 100 में से मतलब 4 में से 1 मतलब 25%. सॉरी गाइस. चलो नेक्स्ट. विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, थ्रोम्बिन. फर्स्ट होगा इसका आंसर. भाई ये चेक कर लेना, ये कैस्केड मैकेनिज्म बच्चा भूल जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है. तो एक बार इसको जाके मेरे कहने पे अभी लर्न कर लेना यार, रीड कर लेना वापस. ठीक है, चलो. सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए तुमको चाहिए PO2 ज़्यादा, PCO2 कम, H+ भी कम, टेम्परेचर भी कम. अगर H+ कम तो pH ज़्यादा, PO2 हाई, हाई PO2, हाई PO2, लो PCO2, हाई PCO2. 1 हो गया ना, 179 का 1. नेक्स्ट, स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई इज प्रेजेंट एट, ऑडाई तुम लोग छोड़ सकते हो यार, ये डाइजेशन का क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा आंसर ये, पर तुम स्किप करो. विच स्टेज ऑफ नियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा एज ए डिस्टिंक्टिंग फीचर. टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा होता है डाइकाइनेसिस में, और उससे पहले डिप्लोटीन में होता है डिसोल्यूशन ऑफ साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स. 181 का 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन. यार ये बायोफोर्टिफिकेशन 2022 में भी आया है, कौन सा नहीं है. बायोफोर्टिफिकेशन वैसे तो काट दो इसको, ठीक है. बायोफोर्टिफिकेशन माने तुम उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो प्रोटीन, फैट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट ये सब बढ़ाते हो. बीमारी से कोई लेन देन नहीं है. इसका आंसर ये होगा, पर तुम छोड़ दो. नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में PCO2 कम होता है, और जो भी वैल्यू कम है कहीं पे भी वहाँ उसका होता है 40 mmHg. तो PCO2 40 ये तो एलिमिनेट ही कर दो. अब बचा 159 या 104. 159 तो बाहर होता है, 104 होगा. नेक्स्ट, वेनेरियल डिजीजेस कैन स्प्रेड टू. वेनेरियल बोल तो STDs कैसे फैलती है. यूजिंग स्टेराइल नीडल. स्टेराइल नीडल माने साफ नीडल, साफ नीडल से थोड़ी फैलेगी. ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही है. ब्लड जाएगा तो HIV भी जाएगा उसमें. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, सही है. किसिंग से नहीं जाता है. सलाइवा से ट्रांसमिशन के केसेस बहुत कम है. इनहेरिटेंस उससे भी नहीं होगा. B और C आ रहा है मेरा. Next, a specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at specific position within the DNA is palindromic nucleotide sequence. याद है हमको EcoR1 का एक palindromic sequence NCERT में GAATTC, GAATTC, ये याद कर लो बस. EcoR1 का इधर से भी GATTC, इधर से भी GATTC, ये होते हैं पैलिंड्रोम्स. आ गया सेक्शन B. सेक्शन B में कायदे से तुमको 10 सवाल करने हैं, पर हम एक बार सारे कर लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग. Histones are organized to form a unit of 8 molecules, सही है. The pH of histone is slightly acidic. अच्छा, ये भी एसिडिक, न्यूक्लिक एसिड भी एसिडिक, दोनों को रिपेल करा दो तुम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा. तो ये वाला वो एसिडिक है, तो ये बेसिक होना चाहिए, मतलब उल्टे होने चाहिए भाई, ऑपोजिट होने चाहिए, तभी बाइंड कर पाएंगे. तो ये तो गलत हो गया है. हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड, लाइसिन एंड अर्जिनिन, सही है. हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, हाँ हिस्टोन पॉजिटिव है और उसके पास नेगेटिव है, सही है. 187, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स अकर. मसल कॉन्ट्रैक्शन में H जोन, ये देखो, ये देखो, ये वाली जो जोन है ना बीच वाली, ये है H जोन. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बाजू बाजू में आ जाएंगे, तो ये डिसअपियर हो जाएगी, ये तो सही है. A बैंड, वाई बैंड. A बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई. I बैंड रिड्यूसेज इन विड्थ, I बैंड, हाँ आई बैंड तो रिड्यूस होता है. ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई बैंड होता है. मायोसिन हाइड्रोलाइसिस ATP रिलीजिंग द, तो A और C मिल रहा है कहीं ऑप्शन में. मैंने B एलिमिनेट करा ना, B वाला हटा दो. बी ये लो, वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों रीड कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा. नेक्स्ट, मैच द कॉलम वर्टिब्रल कॉलम. पहले स्कैपुला ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है, A का 4th. क्रेनियम यार,
स्टर्नम फ्लैट बोन है, सी का सेकंड, रुक जाओ, सी का सेकंड फ्लैट बोन से हो गया, ठीक है। और फिर डी का 1 हाँ, वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजनस जॉइंट है और क्रेनियम में फाइब्रस जॉइंट है, सूचर्स। बी का 3rd सही है यार। यार ये ना एनसीईआरटी में ना फ्लैट बोन वाली बात ना छोटी सी लाइनों में दे रखी है, याद कर लेना यार कौन कौन सी फ्लैट बोन है, इसको जाके अभी अभी रीड करना है एनसीईआरटी से, ठीक है। अगला, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पार्चुरेशन के वक्त। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये तो करना पड़ेगा, फीडबैक मारेगा ना। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ही तो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, ऑक्सीटोसिन के साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और तुम्हारे एंडोमेट्रियम को बाहर फेंकने में हेल्प करिए, तो सही है तो होगा। ऑक्सीटोसिन, अरे भाई मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट यही करा रहा है, यही तो फीडबैक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मार रहा है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का यहाँ क्या काम है, करवा लेना बाद में, बच्चा तो पैदा हो जाए। 190 अ पर्सन गोज टू, अरे यार ये तो अडेप्टेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अ पर्सन गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस ऑल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन, बिल्कुल सही है। ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है। 1 हो जाएगा आंसर, 190 का 1, लेकिन ये तुम छोड़ दो, कटे हुए पार्ट का है। फॉलोइंग अदर स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, अच्छा सैचुरेटेड, एज इज दिस में काट दो, एक ही कटा। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल सही है, तो बी तो सही है। ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल, बिल्कुल सही है, सी भी सही है, मिल गया आंसर 3rd, 191 का 3। चलो नेक्स्ट, द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इन टू, एडिनोसिन डीएमिनेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है लिम्फोसाइट वो मैच्योर नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिख रखा है कि ओवरी रिलीज करती है रिलैक्सिन, लेकिन ओवरी में कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, ये नहीं लिखा हुआ है, इसको लर्न कर लेना, बाहर एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, प्लीज़ लर्न इट। तो 193 का क्या हो गया 2। अगला 194, यार बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। 194, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज, लीकेज प्रिवेंट करने का काम है टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन है। लो मिल गया आंसर, ये कटे हुए पोर्शन का, एस्केप इट। 194 का 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन वाइट, ये तो ब्रीडिंग वाले चैप्टर का, इसको कट कर दो, इसका आंसर ये होगा, एलएच की जगह एफएसएच जाएगा, पर तुम लोग ये कट कर दो, यू डोंट हैव टू लर्न, मैच करो। फिलियारियासिस इज फिलियारियल वॉर्म दैट इज वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, चलो भाई एक को 3rd से टिक करते हैं। अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोरिटिका, तो बी को करो 4th से, बी को करो 4th से, ए को करो 3rd से, ए को करो 3rd से, बी को करो 4th से, मिल गया आंसर। नेक्स्ट, ये अडेप्टेशन वाला पार्ट से है, मैं आंसर बता देती हूँ, आपको याद हो तो ठीक है। एलेंस रूल, अगर कोई ठंडे जगह पे रहता है तो उसके हाथ पैर वगैरह जो है वो छोटे होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ नाक कान ये सब छोटे होते हैं, तो ठंडे में कौन रहता है, पोलर सील, ए का 4th। ओ शिट, फिजियोलॉजिकल एड पे आप मतलब अपनी फिजियोलॉजी में चेंज कर लिया, कैंगरू रूट करता है, ये जो कैंगरू रैट है, ये कैंगरू रैट क्या कर रहा है, अपने अंदर जो है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है, उससे बाई प्रोडक्ट पानी निकलता है, तो इसकी तो फिजियोलॉजी बदल ली इसने। बी का 1, बी का 1। सी, बिहेवियरल अडेप्टेशन, ये डेजर्ट लिजार्ड करता है, इसको जब ठंड लग रही होती है अंदर घुस जाएगा, मतलब ठंड लग रही होती है तो बाहर सन में जाएगा, और अगर गर्मी लग रही होती है तो अंदर घुस जाएगा, ये बिहेवियरल पैटर्न है, तो सी का क्या हो जाएगा 2nd, मिल गया आंसर। 197 का 3rd। नेक्स्ट, अडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस, ए का 4th, अरे यार हो गया। नेक्स्ट, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होता है मैन मेड एक्शन, मतलब हमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो सामने वाला इवॉल्व कर गया, जैसे हम मॉर्टिन यूज़ कर रहे हैं, इतने मॉर्टिन यूज़ करेंगे मच्छर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वैसे ही हमने इतने हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करे कि अब उन पेस्ट को और हर्ब्स को कुछ उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो डी का हो गया 1। बाकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप लगा ही लेंगे यार। द कोडोन AUG कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल, अच्छा फिनाइल ANAG बोथ कोडोन फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, ये मेरे को जहाँ तक लगता है ये सही है, आप जाके वो टेबल में अभी चेक करना और कोशिश करना ये दोनों को याद कर लो। देखो कौन कौन से याद करना है, UUU AAGGG CCC, ये याद कर लेना तीनों, और याद कर लो AUG, ये तो करनी है, अब दे ही दिया है तो ठीक है, और बस इतने याद कर लेना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट तो गलत है और सेकंड सही है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। 199 का हो गया 4। आखिरी अर्थोम का क्वेश्चन है, काट देते हैं।
चलो भाई, इसी के साथ में हमारा 2000 कौन से का पेपर है ये, भूल ही गई मैं तो, 2000 लिखा हुआ ही नहीं है, जो भी है हमारा ये पेपर सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब अगला हम 2023 का पेपर करेंगे, 21 का है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।